Hello everyone and welcome to my channel. Let us begin with our news analysis. So our first article is related to the bilateral relations between India and Germany. Recently their foreign minister Annalena Baerbock visited our country and had a talk with Mr. S. Jaishankar. तो ये बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड जो इशू है वो ऑयल इंपोर्ट से रिलेटेड है. हमें पता है कि रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है. And in order to take down Russia, G7 समिट में यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिल के एक ऑयल प्राइस कैप रखने का डिसाइड किया था. एक्चुअली क्या होता है कि बाकी की कंट्रीज़ रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है डिफरेंट प्राइस पे, एंड यूरोपियन यूनियन उन कंट्रीज़ को शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज देती है जिससे उसको ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं उस ऑयल को, और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपनी तरफ से. तो इस ऑयल प्राइस कैप से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो ये ऑयल प्राइस कैप फॉलो नहीं करेगी उसको यूरोपियन यूनियन ना तो शिपमेंट प्रोवाइड करेगी और ना ही इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी. और उन्होंने ऑयल प्राइस कैप दिया है $60 पर बैरल का. बैरल आप लोग को पता होगा, बैरल इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, और डिफरेंट हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बैरल की वॉल्यूम चेंज हो जाती है. वॉल्यूम मेजरमेंट यूनिट है बेसिकली. सो अब यही इशू है. अब इसमें जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया का कंजम्पशन रशियन ऑयल का 1/6 है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंजम्पशन. सेकेंडली, वॉर से थोड़े से पहले टाइम तक जो यूरोपियन कंट्रीज़ का फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट था रशिया से, वो 10 कंट्रीज़ का मिला के भी उनसे ज़्यादा था. तो फिर उनका कहना है कि हम लोग तो इस बैरियर में कहीं से कहीं तक नहीं आ रहे हैं, और जर्मनी और इंडिया का रिलेशनशिप कहीं पे भी हैम्पर नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है इंडिया का जो इम्पोर्ट है रशिया से. सो वी आर नो वेयर देयर अकॉर्डिंग टू हिम. एंड अदर वॉज देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डील बिटवीन द बोथ. वो डील थी ताकि हम इन ऑर्डर टू ईज़ द ट्रैवल फॉर रिसर्च, स्टडी एंड वर्क फॉर पीपल इन बोथ द कंट्रीज़. There are many works, traveling and jobs and studies are going on between the countries. There are students and there are workers, there are many people, but we need some policies that ease the living and working life for the people of both the countries. So for that, सेकेंड टॉपिक था जर्मनी का असिस्टेंस है इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी के एनर्जी ट्रांजिशंस के लिए. तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे एंड सम टेररिज्म काउंटर इशूज से रिलेटेड बातचीत हुई थी. एंड लास्ट इज़ बेबी अरिहा के टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई है. इट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक. मैं आपको थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ. सितंबर 2021 में अरिहा शाह करके एक बेबी है, उसको जर्मन अथॉरिटीज़ ने अपने चाइल्ड केयर में रख लिया था. जर्मन अथॉरिटीज़ का ऐसा कहना है कि उसके पेरेंट्स उसको घर पर अब्यूज़ कर रहे थे क्योंकि उस बच्ची को एक बार गलती से चोट लग गई थी. जो फादर एंड मदर है वो ये बात डिनाई करते हैं और वो चाहते हैं कि ये चाइल्ड केयर कम से कम इसको इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए. मीनवाइल वो लोग जर्मनी में रहकर बच्चे के लिए केस लड़ लेंगे और बाद में इसकी कस्टडी ले लेंगे, क्योंकि जर्मन का ये भी रूल होता है कि अगर बहुत टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा तक वो बच्चे चाइल्ड केयर में रह गई तो वो जर्मन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी. सो इट वॉज़ इट. सो इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है, हमारे सम हाइलाइट्स हम देख लेते हैं. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया का कंजम्पशन 1/6 है यूरोप का. ऑयल प्राइस क्रैप, देन ऑयल प्राइस कैप है $60 अ बैरल. और यूरोपियन कंट्रीज़ का तो रशियन फॉसिल फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा है. और उसके बाद हम माइग्रेशन और मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं रिसर्च, स्टडी और वर्क के लिए. और बेबी आरिया से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ. तो एज पर द टॉपिक, एज पर द हेडिंग, वी कैन सी इट इज़ अबाउट द मच highlighted and talked about topic that is going on around the world, that is the having a control over global warming and a sustainable technology and environment. So this is related to COP27 somehow. So in it we are going to discuss some things. अकॉर्डिंग टू द ऑथर जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लाइमेट ट्रीटी का वही चेंज हो रहा है. इनका कहना है कि COP27 में जो भी मुद्दे हमारे डिस्कस हुए हैं उनमें कोई
मेजर्स डिस्कस नहीं हो पाए हैं उसमें। ओवरऑल हमने ऐसा अपना एजेंडा बना लिया है कि ओवरऑल हमें देखा जाए तो ग्लोबली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हम अब नहीं ग्रो होने देंगे ग्लोबली। बट उसको अचीव करने के लिए क्या क्या मेजर्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या मीन्स रिक्वायर्ड है, इस चीज़ का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सिंपली अपने फॉसिल फ्यूल्स कट डाउन कर देंगे, ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा, तो दैट इज़ फिज़िकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखा जाए तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डेवलप कंट्रीज़ के सिटीजन्स के बारे में बात करें तो उनका 2/3 ऑफ कार्बन एमिशन तो उस सेक्टर से आता है जो कि जीडीपी में शेयर दे रहे हैं। तो या तो उन्हें कार्बन एमिशन कम करने के लिए अपनी जीडीपी कंपनसेट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। सेकंड है कि उन्होंने अर्बन डेवलपिंग कंट्रीज़ के वेलबींग के बारे में तो सोचा ही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलरेडी अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, तो दे विल बी नीडिंग सो मैनी थिंग्स फॉर डेवलपमेंट। वो एकदम से नई टेक्नोलॉजीज़ पे स्विच नहीं कर सकती हैं, वो एकदम से कार्बन का यूज़ ज़ीरो नहीं कर सकती हैं। दे नीड सम टाइम, दे नीड सम carbon budget control something, but they cannot completely remove it from their life। और क्योंकि अर्बनाइजेशन है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सीमेंट और स्टील की तो ज़रूरत होगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो ये तीनों फैक्टर्स देखते हुए ऐसा लगता है कि इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ और एक्चुअली में क्या होना है उसके बारे में डिस्कस किया ही नहीं है। तो हम ये सब कुछ अचीव करेंगे कैसे? फाउंडेशन ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ की बात करी जाए तो वो ही क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम 1972 की बात करें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट पे, उसमें यूनियन स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एडवाइजरी कमेटी ने कहा था, अर्बनाइजेशन हैज़ चेंज द नेशन विद 75% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। वी मस्ट सी आवर सेल्व्स not only as victims of environmental degradation but as environmental aggressors and change our patterns of consumption and production accordingly। तो उनका कहना है कि अर्बनाइजेशन ने वर्ल्ड के 75% लोगों को बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया है। तो हमें खुद को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के शिकार हैं, बल्कि ऐसा देखना चाहिए कि हम अग्रेसर्स हैं, हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ाई है। हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकें और टेक्नोलॉजी और ग्रोथ को भी बचा सकें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए जीडीपी कंपनसेट नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे अल्टीमेटली डेवलपमेंट कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मीन्स, ऐसा हमें रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है जो दोनों को साथ में चला सके, जिस चीज़ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ सक्सेसिवली हमारे जो मीटिंग्स हुई है उनमें क्या क्या चला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पेरिस अग्रीमेंट 2015 में डिसाइड हुआ था कि वही ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2018 में ऐसा रिकमेंड किया गया था कि नेट एमिशन 2050 तक ज़ीरो हो जाना चाहिए। ग्लासगो में 2021 COP26 में कोल का यूज़ ज़ीरो करने का डिसाइड हुआ था। दैट हैज़ नॉट बीन अचीव्ड टिल नाउ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल है एंड काफ़ी गैप है थॉटफुलनेस एंड मीटिंग्स में जो कि हो रही है। कार्बन बजट्स हमें निकालने की ज़रूरत है जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख सके हम, जिसमें हम जीडीपी, इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सब कुछ एक चीज़ में इन्वॉल्व कर सकें। आईपीसीसी 2018 के एस्टिमेट के हिसाब से 50% चांस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टारगेट अचीव करने के तब होते हैं जब हम 2890 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर पाएँ। बट क्वेश्चन वही है कि लेट डेवलपर्स यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ये अचीव कैसे कर पाएंगी। अब अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करें और जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो इतने जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये बात मानने से रिजेक्ट ही कर दिया है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक है इसको मानने से रिजेक्ट कर दिया है, ये मुद्दा उठा ही नहीं है। बिकॉज अगर देखा जाए तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है
उसका रीज़न पास्ट में हुई एक्टिविटीज़ है, और पास्ट में जो कंट्रीज़ अब डेवलप्ड हैं उन्होंने पास्ट में बहुत एमिशंस किए हैं। अभी भले ही हाईलाइटेड चाइना और इंडिया है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलपिंग फेज में है, सो दे नीड दोज काइंड्स ऑफ products for infrastructure development and respective development and urbanization that inadvertently and unwillingly goes to increase carbon dioxide emissions and the global warming, so they are being highlighted और पूरा का पूरा बर्डन उन पर शिफ्ट कर दिया गया है। बट एक्चुअली जो अब डेवलप्ड हैं वो भी ऐसे ही डेवलप नहीं हो गए हैं, उन्होंने भी पास्ट में सब किया होगा, और अभी की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका श्रेय उस चीज़ों को जाता है जो उन्होंने पास्ट में किया है। सेकंड है कि जो हमारा उनका जो पूरा का पूरा एजेंडा है, उन्होंने मटेरियल फ्लो पे दे दिया है कि हमें वो मटेरियल कम कर देने चाहिए जिनमें कार्बन एमिशन होता है, बट ऐसा नहीं है। हमें वेस्टफुलनेस ऑफ एनर्जी पे तो कोई फोकस था ही नहीं। थर्ड वो कमिटमेंट है, प्री 2020 जो कमिटमेंट्स हुए थे उसमें था कि डेवलप कंट्रीज़ 100 बिलियन पर ईयर का टारगेट था उनका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे लॉस एंड डैमेज उनकी वजह से हुआ था, बट वो फिर पूरा नहीं हुआ। फिर से वही बात हुई है कि लॉस एंड डैमेज फंड के अकॉर्डिंग जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देंगी, बट फिर से इसमें ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर बन जाएगा। फोर्थ चीज़ ये है कि ग्लोबली देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ 1/6 ऑफ पॉपुलेशन ही है वर्ल्ड की, फिर भी 2035 तक देखें तो 30% वो हमारे 30% कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और एशिया का एमिशन तब 40% होगा, जबकि एशिया की पॉपुलेशन ही हाफ है वहाँ की। इस मैटर के बारे में भी किसी ने सोचा नहीं है। अब नेक्स्ट, अल्टीमेटली जो कार्बन बजट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो डाइवर्सिटी देखे, मतलब ये देखे कि डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ना कि ऐसा हो कि एक ही चीज़ हर कंट्री पे एप्लीकेबल है। जैसे कि कार्बन न्यूट्रल होना, ज़ीरो कार्बन यूज़, ज़ीरो फॉसिल फ्यूल यूज़, वो डेवलप कंट्रीज़ कर सकती हैं बट डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं कर सकती। तो हमें कुछ ऐसे मीन्स देखना चाहिए जो सब कंट्रीज़ कर सकें, हर कंट्री के लिए अलग चीज़ रिक्वायर्ड है, उनका एक अलग कार्बन बजट होना चाहिए। तो ऐसा इंडिया अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है कि उस कार्बन बजट के अंडर करे, या कोई भी डेवलपिंग कंट्री उस कार्बन बजट के अंडर अपने काम करे, अपना डेवलपमेंट प्रोसीड करे। बट अगर उस कार्बन बजट को और भी कम करके ये चाहें कि बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो फिर तो उनका डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ वेरी अनफेयर ऑन देयर पार्ट, क्योंकि उन्हें भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपेरेबल होने के लिए वो प्रोसेस प्रोसीडिंग्स चाहिए। सो दैट इज़ वेरी अनफेयर। हम इसलिए हमें एक डाइवर्स अप्रोच चाहिए, डिफरेंट, जैसा कि हमारा कंट्री है, डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट अप्रोच। वी कैन नॉट पुट सेम बैरियर ओवर एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो उनका जो ओवर कंजप्शन ऑफ रेड मीट है, अगर उसको वो पोल्ट्री से एक्सचेंज कर लें तो आधा कंजम्पशन ग्लोबल एमिशन वहीं से रिड्यूस हो जाता है। तो हम एनर्जीज़ का ट्रांजिशन कर सकते हैं, कार्बन बजट के अंडर काम कर सकते हैं, बट कंप्लीट डीकार्बनाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। अब हम इसका जिस्ट देख लेते हैं, वही कि इस आर्टिकल में यही था कि क्लाइमेट ट्रीटी का बेसिक स्ट्रक्चर हटाने की कोशिश हो रही है, CO2 एमिशन कम कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, नीड फॉर सीमेंट और स्टील भी है। फिर देन दिस इज़ अनफेयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, डीकार्बनाइज नहीं किया जा सकता, ये बर्डन हमारे पर कैपिटा इनकम पे नहीं डाला जा सकता ऑब्वियसली, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, and we need to buy stuff, we need to do things, so that is also not acceptable than the respective agreements. Our next topic is the EWS quota. This is regarding the EWS quota. So in this article they have basically talked about some topics like why reservation is required, what is the root cause of the disparity between people in our country which was aimed to be recovered, what are the problems faced, and what is the requirement of EWS quota, or EWS quota is justified or not. So let us begin. According to the author, रिजर्वेशन सिस्टम जो है एक शॉर्ट टर्म चीज़ थी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो
अनइक्वालिटी फेस करते हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए वो कोटा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने लिए वो स्टेटस अचीव कर सके जो बाकी लोगों का है, इसलिए ये कोटा था। बट ये कोटा एक रिजर्वेशन सिस्टम एक टेम्परेरी चीज़ थी, ये परमानेंट नहीं थी। बट आफ्टर टाइम बाय टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर में इस चीज़ को एक्सटेंड किए जा रहे हैं और रिजर्वेशन का जो स्कोप है वो बढ़ा रहे हैं बिना ये सोचे कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। एक्चुअली जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ है वो ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ अचीव करनी है और हमारा एक पर्टिकुलर अप्रोच हमें फेलियर दे रहा है, तो अगर हम बार बार उसी तरह से उसे अप्रोच करेंगे तो हमें सक्सेस मिल ही नहीं सकती, हमें अपना तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। सेम विद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आती है, रिजर्वेशन आगे बढ़ाती जाती है, उन्हें लगता है डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, बट एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, डिस्पैरिटी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। जो लोग ऑलरेडी इस रिजर्वेशन सिस्टम से काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है, बहुत लोग सोशली सस्टेन्ड हो चुके हैं, सोशली डेवलप्ड हैं, उनका बहुत अच्छा स्टेटस है सोसाइटी में, बट स्टिल वो चाहते हैं कि उनकी फर्दर जनरेशन को ये रिजर्वेशन सिस्टम प्रोसीड किया जाए, उनकी फर्दर जनरेशन भी इस सिस्टम को एंजॉय करें और इससे बेनिफिट्स लें, जबकि उन्हें स्टेप अप करना चाहिए और खुद कहना चाहिए कि अब उन्हें बैक डाउन कर देना चाहिए और रिजर्वेशन सिस्टम गिव अप कर देना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, सब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं और इससे अल्टीमेटली जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें भी रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। सेकेंडली है कि एम्प्लॉयमेंट, जब रिजर्वेशन आया था तब मोस्टली एग्रेरियन सिस्टम पे डिपेंडेंट था, पर अब फ्री एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो अब एम्प्लॉयमेंट स्किल बेस्ड होने लगा है। सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस गो हैंड इन हैंड इन इकोनॉमिक वीकनेस, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो अब ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट के बेसिस पे, मेनली अर्बन एरियाज़ में हम लोगों ने ये चीज़ एनकाउंटर कर ली है कि कास्ट के बेसिस पे कोई भेदभाव जॉब्स देने में या किसी भी चीज़ में कास्ट के बेसिस पे कुछ नहीं होता है। बेसिकली होने ये लगा है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं अब वही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो अगर हमें इक्वालिटी लानी है और इगैलिटेरियन अप्रोच लानी है और हमें इक्वालिटी इंश्योर करनी है, जो कि बेसिक मोटिव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को EWS कोटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनके पास इकोनॉमी नहीं है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो पढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता वो सोशली बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि नाउ अ डेज डिस्पैरिटी का रीज़न पैसा होना ना होना भी हो गया है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बीन जस्टिफाइड बाय द ऑथर टू गिव कोटा to these economically backward sections of the society. There are some misconceptions that this quota is वायलेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कोटा जो हमें हमारा रिजर्वेशन सिस्टम था वो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए था जो एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, जो इक्वल नहीं है, उस इक्वालिटी को अचीव करने के लिए कोटा दिया जा रहा है। सो दैट इज़ नॉट बैड। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि वो जो 10% कोटा दे रहे हैं इसकी वजह से जिनको मिलना चाहिए OBC ST SC जिनको अभी भी मिल रहा है कास्ट बेस, उनसे छीन लिया जा रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटी ले ली जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो टोटल हमारा रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल था वो 50% का था, और 50% SC BCs OBC SC एंड ST को मिला के 50% का वो टारगेट अचीव नहीं, 50% का अचीव नहीं हुआ है अभी बैरियर। तो दिस इज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। If an egalitarian socio-economic order is the goal, the deprivations arising from economic advantages, including those of discrimination and exclusion, need to be addressed to by the state, and for that matter, every affirmative action has the sanction of our constitution. So ये बेसिकली यही कह रहा है कि अगर हमें एक एगैलिटेरियन अप्रोच चाहिए तो जो लोग एक्चुअली में डिसएडवांटेज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनको कोटा मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। और फिलहाल इकनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू इकनॉमी हमें दिस कोटा इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट इज द लिंगरिंग क्राइसिस ऑफ लेबर पोस्ट pandemic. So this is basically about the fact that after pandemic we have seen that the many people have lost their wages and their jobs. According to Asia Pacific Employment and Socio Outlook
2022 एशिया पैसिफिक रीजन में कम से कम 22 मिलियन जॉब्स, लोगों ने जॉब्स खो दी हैं 2022 के अंदर अंदर। तो हमें कुछ ऐसे मीन्स ढूंढने की ज़रूरत है जो इनकम इनइक्वालिटी और पोवर्टी को इरेडिकेट कर सके और थोड़ी सी इक्वालिटी आ सके। हम देखें तो जो नॉर्मल रेंज ऑफ सोसाइटी है, जो स्किल्ड बेस्ड है, उनकी जो इनकम है वो बढ़ रही है। 1.6% का गेन हुआ है हाई स्किल वर्कर्स में 2019 से 2021 में। बट जो लो टू मीडियम स्किल वर्कर्स हैं उनके इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। और देखा जाए तो G20 कंट्रीज़ में द रिपोर्ट नोटेड अ सिग्निफिकेंट गैप इन द एवरेज लेवल ऑफ रियल वेजेस बिटवीन, अच्छा कुछ एडवांस G20 कंट्रीज़ हैं एंड कुछ इमर्जिंग G20 कंट्रीज़ हैं। तो उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप है, उन दोनों के वर्कर्स के बीच में इतना गैप है। जो एडवांस G20 कंट्रीज़ है उसमें 4,000 पर मंथ की इनकम है एक एवरेज इंसान की। पर अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो वो सिर्फ 1,800 पर मंथ है। सो दिस हैज़ टू बी टैकल डाउन। अब ILO, अकॉर्डिंग टू ILO, हमें एक डिसेंट फॉर्मल वेज एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है ताकि वेजेस और इनकम इक्विटेबल हो सके और ग्रोथ में सब लोग की कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट इज फिशर फॉक प्रोटेस्टिंग द विंजनजेम पोर्ट प्रोजेक्ट। सो दिस पोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड इन थिरुवनंतपुरम इन विजनजम। यहाँ पे इशू ये है कि कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो इस पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से कोस्टल लाइन मूव हो रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जो लोग का वहाँ पे घर था, अराउंड 300 फैमिलीज़ हैव बीन डिस्प्लेस्ड और उनका जो लाइवलीहुड फिशरीज़ पे डिपेंड कर रहा था वो भी काफ़ी हार्म हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैंड और वो सब कुछ सी में जा रहा है। तो वो लोग उसको अपोज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट और अडानी विंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत इंडिया की और केरल का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। इस पोर्ट से मैरीटाइम डेवलपमेंट होगा, बाकी कंट्रीज से मैरीटाइम रूट होगा, डेवलपमेंट होगा एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सो दिट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द upliftment of the state. So this is the whole issue, and the deprived society, the people who have been displaced have asked for compensation. They have said that जिन जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको फिर से एक परमानेंट रेजिडेंस दिया जाए एंड उनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ वेजेस भी मिलना चाहिए। अब लेट्स सी क्या होता है। देन नेक्स्ट इज़ कि PM मोदी ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज से भी कॉपरेट करने के लिए बोला है और ये बोला था कि ये G20 प्रेसिडेंसी जो है वो एंटायर नेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आई है। तो सब लोगों को टॉलरेट करना चाहिए और साथ मिलकर आइडिया देने चाहिए हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज श्रीलंका सीक्स इंडियाज हेल्प टू बूस्ट डेयरी आउटपुट। सो दिस इज़ अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका में मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन बहुत कम है। इट इज़ नॉट इवन सफिशिएंट फॉर देयर लोकल पॉपुलेशन। उनको जनरली न्यूजीलैंड से मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फ्रेश मिल्क के लिए उनके पास एक्सेस नहीं है। एंड आफ्टर पेंडेमिक देयर हैज़ बीन अ रिसेशन, सो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सफिशिएंट मिल्क वैसे भी वो प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। प्लस देयर इज़ इन्फ्लेशन ड्यू टू इम्पोर्ट। सो इवन लेट 1990s में जो इंडियाज़ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके साथ में एंड अमूल के साथ में श्रीलंका ने एक डील करने की कोशिश की थी, बट तब ड्यू टू सम रीजंस एंड द कंपनीज प्रेशर एंड सम सोशल पॉलिटिक्स दिस वाजंट बीन मेड इनटू एक्शन। बट अब फिर से श्रीलंका ने अप्रोच किया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मिल्क प्रोडक्शन। तो उसने हमारे मिल्कमैन वर्गीस कुरियन को अप्रोच किया है। 20 million joint venture between NDDB and Sri Lanka's Milko was announced, but the project did not take off in the wake of resistance from nationalist worker
unions and powerful business lobbies in श्रीलंका. सो दैट इज़ बिजनेस लॉबीज़ की वजह से उस टाइम पे नहीं हो पाया था, बट अब फिर से ट्राई कर रहे हैं. इवन 300 मिलियन का डेयरी इम्पोर्ट श्रीलंका का न्यूजीलैंड से है. तो ये सारी चीज़ें काउंटर करने के लिए श्रीलंका इंडिया के साथ एक डील करना चाहता है, जिसकी वजह से श्रीलंका मिल्क प्रोड्यूस कर सके. प्लस वो न्यूजीलैंड को भी अप्रोच कर रहा है सेम मैटर के लिए. फॉर नाउ वहाँ पे उन्होंने अपने लाइवलीहुड को बहुत, मिल्क पे डिपेंडेंस को बहुत कट शॉर्ट कर लिया है. एडल्ट्स ने टी पे स्विच कर लिया है, और चिल्ड्रन बहुत कम, जैसे दिन में 4 बार बच्चे दूध पीते हैं तो उससे भी बहुत कभी कभी दूध पीते हैं. और मिल्क की कॉस्ट देखी जाए तो अराउंड 111 पर लीटर मिल्क है, वाइल 1 kg ऑफ मिल्क पाउडर अराउंड 290 रुपीज़ का है. सो सिचुएशन इज़ वेरी disastrous for them. If we see in terms of dairy products, milk is a basic requirement. So let's see how this deal goes on. अभी के लिए हमारा सेशन कंप्लीट होता है. अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे अपना डिटेल्ड एनालिसिस दूँ तो प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट हिंदी में या फिर कंप्लीट हिंदी में डालूँ, प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.